अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग के फ्री कोर्स की मेरी ये अगली वीडियो है। आज की इस वीडियो का टॉपिक आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि आज मैंने इस वीडियो में जो आप लोग बड़ी देर से मेरे से पूछ रहे थे कि सर बताएं कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करना इस्लाम में हराम है या कि हलाल है, उस हवाले से मैं अपनी ओपिनियन शेयर करूंगा। और साथ चूंकि हमने इस कोर्स में आगे जाके ट्रेडिंग वगैरह भी करना सीखना है, तो उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि आपको अपने जो फंड्स हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट है, वो उस हवाले से मैं आपको अपनी ओपिनियन आपको एजुकेट करूं कि बजाय इसके कि आप बगैर रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दें और आप अपने अकाउंट को ब्लो कर लें, अकाउंट वॉश कर दें, उसकी बजाय रिस्क मैनेजमेंट को भी अंडरस्टैंड करें। अगर तो ये आज की वीडियो लेंथी हुई तो इसको मैं दो वीडियो में डिवाइड कर लूंगा। एक हिस्से में हराम हलाल के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दूसरे हिस्से में रिस्क मैनेजमेंट। आगे बढ़ने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं, मैंने पिछली वीडियो के बाद अपने चैनल पे चेक किया, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग के ऊपर ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं। मैंने कोशिश की है जितने मेरे चैनल में वीडियोस मौजूद हैं उन सबको इकट्ठा करके एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे मौजूद ऑलरेडी ऐसी वीडियो जो कि टेक्निकल एनालिसिस से रेलिवेंट है या ट्रेडिंग से रेलिवेंट है, उनको वॉच करना चाहते हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के लास्ट में जाके और ऊपर भी शायद आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आपने वो वाले सारी जो वीडियोस हैं टेक्निकल एनालिसिस के वाले से, वो भी वॉच करनी है। उसका आपको फायदा ये होगा, एक तो मैं लेटेस्ट जो कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं वो तो मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा ही, लेकिन आप पुरानी वीडियोस भी देखेंगे। उन वीडियोस को देखने बाद जब नई वीडियोस वॉच करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन, बड़ी इनहैंस इंफॉर्मेशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप हो जाएगी। जो मैं बात कर रहा हूँ उसका ऑलरेडी आपको पता होगा, और मजीद इंफॉर्मेशन जब आप कपल करेंगे तो उससे आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा होगा। तो वो वीडियोस भी लाजमी आपने वॉच करनी है। अच्छा जी, अब आते हैं वीडियो के पहले टॉपिक की तरफ कि इस्लाम में क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग करना हलाल है या हराम है। इस हवाले से कोई भी ओपिनियन शेयर करने से पहले मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं, और इस वीडियो में मैं जितनी भी आपको इस हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा वो मेरी जाती मालूमात है, जाती ओपिनियन है, उसका ताल्लुक मेरा और मेरे खुदा के साथ है। मैं आपके किसी भी अमल फेल की जिम्मेदारी ना इस दुनिया में ना आखिरत में दूंगा। तो आपने मेरी सारी इंफॉर्मेशन, बल्कि मुझे ये कहने दें कि मैं ये जो सारी अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसका मकसद ये है कि अगर कहीं मेरी किसी अप्रोच में कोताही है, कमी है, तो आप अपनी ओपिनियन का इजहार कर सके। ठीक है, तो मेरी इंफॉर्मेशन को आपने कतई नहीं लेना, ना ही मैं कोई क्वालिफाइड इस्लामिक स्कॉलर हूं, मेरी अपनी ओपिनियन है और वो मेरी ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हराम हलाल को समझने के लिए हमें जो ट्रेडिंग है क्रिप्टो करेंसीज की, उसको दो बड़े मेजर हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक को स्पॉट ट्रेडिंग बोलते हैं, एक को आप लेवरेज ट्रेडिंग यानी उधार लेके जो ट्रेडिंग करते हैं। मेरी नजर में तो स्टेट अवे जो स्पॉट ट्रेडिंग है वो हलाल है, वो हराम नहीं है। ये हम रवायती जो शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं, फ्रूट सब्जी या कुछ भी जो भी हम खरीदारी करते हैं, ये सारी स्पॉट ट्रेडिंग की ही मिसालें हैं। तो अगर वो हलाल हैं तो ये कैसे हराम हो सकती है। इस हवाले से कुछ लोगों की सोशल मीडिया पे ओपिनियन है कि चूंकि क्रिप्टो करेंसी का कोई फिजिकल वजूद नहीं है, तो इस वजह से जनाब ये ट्रेड करना हराम है। मैं इस ओपिनियन से इतफाक नहीं करता। आगे आपकी अपनी मर्जी, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, लेवरेज ट्रेडिंग की भी आगे दो किस्में हैं। एक को मार्जिन ट्रेडिंग बोलते हैं, एक को फ्यूचर ट्रेडिंग बोलते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है, पहले इन दोनों ट्रेडिंग को समझ लें, फिर आपको ये गेस करना आसान होगा कि कौन सी ट्रेडिंग हलाल है, कौन सी हराम है। मार्जिन ट्रेडिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास बिटकॉइन पड़ा हुआ है जो मैंने लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए रखा हुआ है, और मुझे कहीं से ट्रेडिंग की कोई ऑप्शन नजर आई है किसी और कॉइन की, इथीरियम की मिसाल के तौर पर। इथीरियम की मुझे ट्रेडिंग, मुझे पता चला यार ये ट्रेडियम इथीरियम का ये वाला इवेंट आने लगा है, यहां से इथीरियम की प्राइस या पंप करेगी या डंप करेगी, या मुझे वहां पे ट्रेडिंग की जरूरत पड़ गई है, मेरे पास फंड्स नहीं है, मेरे पास बीटीसी है। मैं क्या करूंगा, जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस प्लेटफॉर्म है जैसे बाइनांस है या इस तरह के जो एक्सचेंजेस हैं, वहां पे जाऊंगा, अपना बीटीसी एज अ कोलेटरल रखूंगा और उनसे बदले में मैं डॉलर या इथीरियम ले लूंगा और उसकी मैं ट्रेड करूंगा। अब जब तक वो मैं ट्रेड कर रहा हूं और जब तक मैं उस एक्सचेंज का कर्जा वापस नहीं करता, तो वो एक्सचेंज मेरे से उधार के ऊपर फिक्स परसेंटेज वो चार्ज करती है। कुछ एक्सचेंजेस जो है वो पर आवर चार्ज करती है मार्जिनल ट्रेडिंग पे, जो हमने मार्जिन लिया होता है, जो कर्जा लिया होता है, उस पे एक एक घंटे की परसेंटेज होती है। कई जो है पर डे चार्ज करते हैं, कई वीकली चार्ज करते हैं, कई मंथली करते हैं, कई ईयरली करते हैं। वो मेरा ख्याल है चूंकि एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आपने देना होता है, सूद,
इस वजह से उसको आप बड़ी आसानी से मतलब कदरे कंफर्ट में आके आप कह सकते हैं कि शायद वो ट्रेडिंग जो है मार्जिन ट्रेडिंग वो हराम है। अच्छा, एक है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग भी ऑलमोस्ट इसी तरह आप उधार लेते हैं एक्सचेंज से, लेकिन उसमें और इसमें फर्क यह है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में आपका जो इंटरेस्ट आपने देना होता है वो फिक्स नहीं होता, और वो एक्चुअली आगे जाकर मैं थोड़ा सा आपको मजीद उसकी आगाही भी करूंगा। फ्यूचर ट्रेडिंग में जो आप उधार लेते हैं उसमें समटाइम आप इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं, समटाइम आपको मिल रहा होता है, और इसका ताल्लुक जो है वो फ्यूचर एक खास एसेट के, मिसाल के तौर पे मैं बीटीसी पे एक फ्यूचर ट्रेड लेता हूं। अब मैं अगर बाय की ट्रेड ले रहा हूं, उस वक्त उस एक्सचेंज पे अगर ज्यादा बाय के ऑर्डर हैं तो वो एक्सचेंज जो है, चूंकि बायर ज्यादा बाय कर रहे हैं, ज्यादा उससे उधार ले रहे हैं, तो वो एक्सचेंज ज्यादा बाय ऑर्डर लगाने वालों से इंटरेस्ट रेट लेगा ताकि वो लेवरेज को, अपने उधार को बैलेंस करे। यानी बायर और सेलर को जो एक्सचेंज उधार दे रहा है उनमें बैलेंस रब्त रखने के लिए वो, अगर बायर्स के ऑर्डर ज्यादा हैं तो बायर्स जो सेलर्स हैं जिन्होंने सेल के ऑर्डर होल्ड किए हुए हैं वो उनको इंटरेस्ट पे करेंगे। अगर सेलर्स के ऑर्डर ज्यादा हैं तो इस सूरत में सेलर्स, चूंकि बायर्स ने पोजीशंस अपनी होल्ड की हुई हैं, तो सेलर्स फिर बायर को इंटरेस्ट पे करेंगे। इसमें एक्सचेंज जो है उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। ये बायर और सेलर की ट्रेड के वॉल्यूम के हिसाब से इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, और ये एक तरह की एग्रीमेंट होती है कि जो ऑर्डर जिस पोजीशन पे आपने लगाया हुआ है उस पोजीशन पे अगर तो आप लेवरेज ज्यादा ले रहे हैं तो आपको, मिसाल के तौर पे, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, स्क्रीन पे आपको नजर तो आ रहा है, ये मैं बाइनांस का, हाँ ये बाइनांस का मैं पेज आपको खोल के दिखाता हूं। ऑलमोस्ट हर एक्सचेंज पे इसी तरह आपको नजर आएगा। ये बाइनांस का बीटीसी यूएसडीटी का मैंने पेयर खोला हुआ है, यहां पे फंडिंग रेट आपको नजर आ रहा है। इस फंडिंग रेट पे ये परसेंटेज हर, मेरा ख्याल है 4 घंटे, हाँ 4 घंटे या 8 घंटे बाद ये जो फंडिंग रेट है ये चेंज होता रहता है। हर 8 घंटे बाद इनका एक्सचेंज देखता है कि हमारे पास बायर्स ने ज्यादा लेवरेज लिया है या सेलर ने ज्यादा लिया है। इस वक्त अगर ये नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में आपको नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि बायर्स के ऑर्डर ज्यादा है। इस वक्त बायर जो है वो फंडिंग रेट पे कर रहे हैं सेलर्स को जिन्होंने सेल के ऑर्डर लगाए हुए। अगर ये नेगेटिव में नजर आए, मतलब यहाँ पे माइनस फला परसेंटेज नजर आए, तो इसका मतलब यह है कि उस सूरत में सेलर्स के ऑर्डर ज्यादा है और सेलर अब बायर्स को फंडिंग रेट पे कर रहे हैं। तो मेरी नजर में फ्यूचर ट्रेडिंग करना हराम नहीं है। अगेन ये मेरी एक अपनी ओपिनियन है, गलत भी हो सकती है, आपने इसको कतई नहीं समझना। अच्छा, मार्जिन ट्रेडिंग के हवाले से भी एक मेरी अपनी सोच है, मैं चाहता हूं वो भी आपके साथ शेयर कर दूं। मेरा मानना यह है कि इस्लाम में सूद को हराम और हलाल करार जो दिया गया है उसका बैंकिंग सेक्टर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसको थोड़ा समझिएगा, मुझे गालियां ना दीजिएगा, मेरी सोच समझ लें, उसके बाद फिर आप अपनी एक ओपिनियन शेप अप कीजिएगा। देखें, जो इस्लाम में सूद का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि उस जमाने में जब सूद का कानून पास किया गया या हुक्म जारी किया गया, उस वक्त जो मालदार लोग थे वो पैसा अपने पास रखते थे। गरीब लोगों को जरूरत जब पड़ती थी, बजाय इसके कि वो गरीबों की हेल्प करें, उनको कर्जा हसना दें, वो कहते थे जी हम आपको कर्जा देंगे लेकिन बदले में हमें इतने परसेंटेज दें। अब वो गरीब को एक्सप्लॉइट करने का एक सिस्टम था, तो उस सिस्टम को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए ये सूद का कानून लाया गया ताकि पैसा एक जगह महफूज होने की बजाय उसकी सर्कुलेशन हो। तो पैसे के जखीरे को मना करने के लिए ये सिस्टम किया गया। जब मेरे पास पैसा और मैंने कर्जा हंसना देना है, मुझे सूद का कोई लालच ही नहीं है, तो मैंने पैसे क्यों पास रखने, मैं कर्जा हंसना दूंगा। तो ये लॉजिक था मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। लेकिन आज जो बैंकिंग सेक्टर, जो कि 15वीं 16वीं सदी में बैंकिंग सेक्टर का जो आगाज हुआ, उसका ताल्लुक जो है इसके साथ मुझे बिल्कुल, गो के वो भी सूद लेते हैं, लेकिन पहले नंबर पे तो जो बैंक सूद देता है वो गरीब बंदे को नहीं देता। बैंक सूद देता है जो ऑलरेडी मालदार, मिसाल के तौर पे मैंने कोई बिजनेस सेटअप करना है, उस बिजनेस सेटअप करने के लिए मुझे, मेरे पास जितने पैसे हैं, मुझे पैसे ज्यादा चाहिए, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक से कहूंगा जी कि मुझे इतने पैसे और दे दो, मैं अपना बिजनेस सेटअप करता हूं। बैंक मुझे पैसे देगा, उस पैसों से मैं अपना बिजनेस सेटअप करूंगा, उस बिजनेस से मैं कई गरीबों को, जो जिनकी बैंक तक रसाई नहीं है, मैं उनको रोजगार, उनके घरों के चूल्हे जला सकता हूं। तो ये जो बैंकिंग मॉडल है, ये मेरी नजर में मुल्क की इकोनॉमी को, मुआशरे की इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए। आप इस पे ये तो तनकीद कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट इतना होना चाहिए कि किसी को तकलीफ ना हो, और बिजनेस जो है वो, ये चीजें एक अलग, मेरा मानना यह है कि अगर इस तरह का ये मॉडल ना होता तो सारी दुनिया में, बाशमूल तमाम इस्लामिक दुनिया में,
ये बैंकिंग सेक्टर काम ना करता। मेरा ख्याल है ये बैंकिंग सेक्टर का मुआशरे गरीबों की सलाह के लिए सही है, क्योंकि गरीब बंदे को तो बैंक में कोई दाखिल ही नहीं होने देता। तो मेरी नजर में तो सही सूद और गुना तो ये रेंटिंग मॉडल है कि मिसाल के तौर पे मैं गरीब हूं, मेरे पास रहने को छत नहीं है, तो मैं एक बंदा जिसके पास 3-3 4-4 घर हैं, तो वो बंदा मुझे घर इस सूरत में दे रहा है कि मैं उसको पे करूंगा, और समटाइम मेरे पास किराया देने के पैसे भी। मेरी नजर में तो ये सूद है, मेरी नजर में ये सूद है। मिसाल के तौर पर मैं मार्केट बना के बैठा हुआ हूं, मेरे पास पैसा है, मैं उस पैसे से मार्केट बना के लोगों को कह रहा हूँ दुकानों, और उससे मैं मंथली रेंट ले रहा हूँ। अब बाज औकात तो दुकानदार कभी इतना पैसा भी नहीं कमाते कि वो रेंट पूरा कर ले। तो मेरी नजर में तो ये जो फिक्स इनकम ये रेंटिंग की सूरत में मिलती है, जो पैसा पार्क हो जाता है और लोग जो मालदार लोग हैं वो बैठ के खाए जाते हैं, इस सिस्टम को डिस्करेज करना चाहिए। अब मैं उसको सूद नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरी नजर में सूद की जो स्पिरिट है वो इसमें मुझे रेंटिंग मॉडल में ज्यादा नजर आती है, जहां पे पैसा पार्क होता है। उसकी बजाय अगर ये दुकानदार जिनकी मार्केट्स हैं, वो दुकानदार से कहेंगे भाई तुम्हें मैं मेरी दुकान ले लो, यहाँ पे आप अपना बिजनेस सेटअप करो, जितना प्रॉफिट है उसका 5% मुझे महीने का दे दो, तो मेरी नजर में ये सूद नहीं है। मेरी नजर में अगर दुकानदार से फिक्स आपने रेंट लेना है, घर से फिक्स रेंट लेना है, तो ये सूद है। मतलब सॉरी, मैं सूद का वर्ड यूज कर रहा हूं, मेरी नजर में ये गलत है। ठीक है, ये मेरी इस हवाले से सारी अप्रोच थी जो मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूं। आपको मुकम्मल आजादी है इस हवाले से, कहीं आपको गुंजाइश नजर आए मेरी इस्लाह करने की, या मेरे जो फॉलोअर्स हैं आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, वो यकीनन आपको लर्न करेंगे, और आपकी अगर अच्छी ओपिनियन हुई तो मैं आपको पिन भी करूंगा आपके मैसेज को। अच्छा जी, आगे लेवरेज ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा था, हराम हलाल की बात काफी लंबी हो गई। लेवरेज ट्रेडिंग में रिस्क और प्रॉफिट का एक फैक्टर है, यानी अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, एक बीटीसी खरीदते हैं, बीटीसी की प्राइस ऊपर जाती है, नीचे जाती है, आपको प्रॉफिट और लॉस जो है उसमें फर्क। अच्छा, इस हवाले से मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मुकद्दस भाई मेरे पास बीटीसी है, अगर जिस प्राइस में मैंने खरीदा उससे नीचे चला जाए तो क्या मेरा मेरा मुझे नुकसान होगा? देखें, जब आप एक एसेट बाय करते हैं, मतलब आप बीटीसी बाय करते हैं, बीटीसी की प्राइस बेशक आज अगर 19,000 पे ट्रेड हो रही है, बीटीसी की प्राइस अगर $1,000 भी चले जाएगी ना, तो आपका बीटीसी वन बीटीसी रहेगा, बीटीसी कम नहीं हो रहा। उसके ऊपर लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, लोगों की जो वैल्यू डिसाइड करने की पावर है, या उस बीटीसी एक वैल्यू है, वैल्यू कम हुई है, आपका बीटीसी कम नहीं हुआ। अब यहां ये बल्कि मुझे ये कहने दें कि अगर बीटीसी की वैल्यू 0 भी चले जाए, इवन बीटीसी की कोई खरीदार ना हो और आपके पास फिर भी बीटीसी हो, तो आपके पास बीटीसी पड़ा हुआ है, अनटिल अनलेस कल को वो दोबारा उसकी वैल्यू क्रिएट होती है, तो वो बीटीसी दोबारा जो 19,000 पे आपने खरीदा दोबारा 1 लाख हो जाता है। तो वही बीटीसी जो आपने 0 में खरीदा हुआ था, अगर आपने बेचा नहीं है, अगर आपने जाया नहीं किया, तो वो जब भी आप बेचेंगे उस हिसाब की जो वैल्यू होगी उस हिसाब से आपको उसके पैसे मिलेंगे। तो स्पॉट ट्रेडिंग में आपको रिस्क का कोई फैक्टर नहीं है, 0 आपका रिस्क है अनटिल अनलेस आप बेचते नहीं है नुकसान में। अगर आपने 10,000 में खरीदा है, 9,000 में बेचेंगे, 8,000 में, 5,000 में, इस तरह कम में बेचेंगे तो आपको नुकसान होगा। जितने कम वैल्यू में बेचेंगे, जितनी ज्यादा वैल्यू में बेचेंगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। अब लेवरेज ट्रेडिंग क्या चीज है, इसमें हवाले से मैं आपको जो इसके बेनिफिट्स हैं, क्यों सारी दुनिया लेवरेज ट्रेडिंग करती है, ये बड़े बड़े ट्रेडर्स क्यों उधार लेके ट्रेडिंग करते हैं, और इसमें कितना रिस्क है, वो मैं इस वीडियो में कवर करके मेरा ख्याल है आज के इस सेक्शन को यहीं पे एंड करूंगा। फिर अगली वीडियो में अलग बनाऊंगा। मिसाल के तौर पे बीटीसी की इस वक्त करंट प्राइस है $20,000। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक प्राइस मैंने सेट किया है। आपके पास एक बीटीसी खरीदने के पैसे हैं, अगर तो आप एक बीटीसी आपके पास है और एक बीटीसी आप अपने एक्सचेंज को कहते हैं कि मुझे उधार दे दे, जिसको 2x लेवरेज बोलते हैं। एक बीटीसी आपका, एक आपने एक्सचेंज से उधार ले लिया, 2x आपके लेवरेज पे ट्रेडिंग लग गई, आपने बीटीसी ले लिया, आपने बाय किया बीटीसी, सेल का ऑर्डर नहीं लगाया, बाय का ऑर्डर लगाया। अब आपने जो बीटीसी बाय किया उसकी टोटल वैल्यू बनी $40,000, क्योंकि $20,000 तो आपके पास ऑलरेडी था, 20,000 आपने उधार लिया। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि बीटीसी की प्राइस $20,000 से पंप करके हो जाती है $30,000। अगर तो आपने स्पॉट पे ही खरीदा होता, यानी उधार ना लिया होता, तो 20 से 30,000 हो गया, इसका मतलब आपको 10,000 का प्रॉफिट था। अब चूंकि आपने एक बीटीसी उधारा भी लिया था, तो दोनों बीटीसी की, अगर एक बीटीसी की वैल्यू ऊपर हुई है तो इसका मतलब है जो उधार लिया था उसकी वैल्यू भी ऊपर हुई। तो अब बजाय इसके कि प्रॉफिट आपको $10,000 का होता,
आपके बीटीसी के ऊपर। अब आपने जो उधार वाला बीटीसी लिया था उस पर भी 10,000 बेनिफिट हुआ। तो स्पॉट ट्रेडिंग में आपको 10,000 का बेनिफिट होना था, जबकि लेवरेज ट्रेडिंग में जिसमें उधार लिया उसमें आपको $20,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये जितना लेवरेज आप बढ़ाते जाते हैं, 5x का मतलब यह है कि आप एक बीटीसी आपका 4 बीटीसी आपने एक्सचेंज से लिए हैं, तो अब 5 को 10,000 से तो $50,000 का आपको बेनिफिट होना था। ये तो है प्रॉफिट। ये कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि यार मेरे पास एक बीटीसी है और दूसरे एक्सचेंज से मुझे 10 टाइम भी, इवन कई तो 125 गुना आपको लेवरेज देते हैं। मतलब जितना ज्यादा लेवरेज उतना ज्यादा रिस्क। अब रिस्क की मैं थोड़ी आपको बात बता दूं, इतना आपने खुश नहीं होना। अब फॉर एग्जांपल बीटीसी की प्राइस 20,000 थी जब आपने ट्रेड लगाई। अब बीटीसी की प्राइस 30,000 पे जाने की बजाय वो नीचे गिर जाती है, वो चले जाती है $10,000 पे। इस सूरत में एक्सचेंज आपका अकाउंट वॉश कर देगी, क्योंकि आपका जो रिस्क था वो 50% था। मिसाल के तौर पे आपने जब बीटीसी खरीदा, एक बीटीसी उसकी वैल्यू 20,000 थी, एक बीटीसी आपने ले लिया एक्सचेंज से, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 40,000। अब बीटीसी की जो मार्केट वैल्यू है वो 20,000 से कम हो गई, 10,000 हो गई। तो बीटीसी तो पीछे दो ही हैं, यानी एक आपका बीटीसी, एक एक्सचेंज का बीटीसी, लेकिन उन दोनों की वैल्यू कम हो गई, 40,000 की बजाय कम होकर 20,000 हो गई। इस सूरत में जो एक्सचेंज जिससे आपने लेवरेज लिया, उधार लिया है, वो अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए वो दोनों बीटीसी मार्केट में बेच देगा, आपका भी और अपना भी जो उसने उधार दिया है, ताकि वो 20,000 की वो वैल्यू जो आपको उसने उधार दिया है वो पूरी कर ले। यानी वो आपका मार्केट में बीटीसी बेच, क्योंकि बीटीसी की वैल्यू तो 20,000 नहीं रही, बीटीसी की वैल्यू हो गई 10,000। यानी दो बीटीसी अगर वो एक्सचेंज बेच दे मार्केट में आपके अकाउंट को लिक्विडेट करने के लिए, तो फिर जाके उसके पैसे पूरे होते हैं। तो जब आप लेवरेज ट्रेडिंग, उधार ट्रेडिंग लेते हैं, तो ये एक्सचेंज इन्होंने अपने बॉट सिस्टम लगाए होते हैं, कंप्यूटर के ऐसे सिस्टम लगाए होते हैं कि ये वॉच कर रहे होते हैं। जैसे ही आपका जो रिस्क लेवल है उससे नीचे प्राइस जाती है, तो एक्सचेंज अपने लेवरेज को, अपने पैसे को बचाने के लिए आपके फंड्स को मार्केट में बेच के अपने फंड्स निकाल देते हैं। साथ आपको अलग लिक्विडेशन प्लंटियां वगैरह भी डालती है, वो अलग फीसें आपने पे करनी होती है। तो लेवरेज ट्रेडिंग जो है, अगर आपको बहुत ज्यादा कई गुना प्रॉफिट देती है, जितने गुना आप लेवरेज लेते हैं उतने गुना आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपने इसकी बाकायदा कैलकुलेशन करनी है। इसके हवाले से भी आप अगर यूट्यूब पे इल्मे आलिम फ्यूचर ट्रेडिंग सर्च करें तो आपको यहां पे एक वीडियो मिलेगी जिसमें बाकायदा मैंने आपको रिस्क को कैलकुलेट करने के बारे में बताया है कि कैसे आप रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, कि आप अगर 5% लेवरेज लेते हैं तो उसमें आपको कितना मिलेगा। ये वाला, ये देखें, प्रॉफिट एंड रिस्क, इसके ऊपर आपने अच्छी तरह इसको वॉच करना है। इससे आपको सारा मिल जाएगा। अच्छा, इस दूसरा एक्सचेंज को इन कंसीडर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक्सचेंज है वो ये नहीं देखता कि भाई आपको उसने बीटीसी एक दिया था तो वो बीटीसी ही आपसे वापस लेना चाहता है। एक्सचेंज ने तो आपको एक्चुअली दिया बीटीसी, लेकिन उसको वैल्यू, वो वैल्यू देखता है कि भाई मैंने कितनी वैल्यू का आपको बीटीसी दिया, उसने वैल्यू को वॉच करना है। ठीक है, तो इसको आपने जेल में रखना है, ऐड कोलैटरल एंड मार्जिन गेट। हाँ, इसमें ये होता है, सॉरी मैं आपको ये बताना भूल गया कि जब कभी बीटीसी क्रैश करेगा, इस सूरत में वो एक्सचेंज पहले आपको मार्जिनल कॉल देगा। वो आपसे कहेगा जी कि जो आपने हमसे उधार लिया उसकी वैल्यू कम हो गई है, अब या तो आप अपने ट्रेड के अंदर मजीद मार्जिन ऐड करें, यानी मजीद कोलैटरल ऐड करें, मजीद बैलेंस ऐड करें, ताकि हम अपना बीटीसी निकाल लें। आपने अगर होल्ड करना है तो करते रहे, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर वो आपके फंड्स को बेच के तो अपने पैसे निकालता है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर डाउन हो गई तो वो बगैर नोटिस के ही आपके अकाउंट को वॉश कर देगा। पहले वो आपको 70%, 80%, जितने परसेंटेज पे जाता जाएगा वो आपको नोटिफिकेशन भेजता रहेगा। समटाइम ये क्रिप्टो मार्केट चूंकि बड़ी वोलाटाइल होती है, समटाइम आपको पता भी नहीं चलता, वो मार्केट एकदम इतने परसेंट पंप कर जाती है कि वो मार्जिन कॉल के ऊपर आप एक्टिव होने से पहले पहले ही आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। चूंकि ये सारा सिस्टमैटिक होता है, तो इस वजह से बड़ी केयरफुली आपने करना होता है। जहां कहीं आपको महसूस हो कि यार जो आपने ट्रेड लगाई है लेवरेज लेके उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो आप साथ साथ अपना मार्जिन ऐड करते जाएं, कोलैटरल ऐड करते जाएं, ताकि एक्सचेंज आपका अकाउंट वॉश ना करे। आप बेशक मार्जिन ऐड करके आप होल्ड करके बैठ जाएं। फॉर एग्जांपल 2 बीटीसी की ट्रेड ली थी और 1 बीटीसी आपका एक एक्सचेंज का, तो आप आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें एक और बीटीसी ऐड कर रहे हैं, वो बीटीसी ऐड कर लेंगे तो आप लिक्विडेशन से बच जाएंगे। ठीक है, ये थी मेरा आज की, मेरा ख्याल है इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगली जो वीडियो है रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से
वो इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।